जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसमें हल करवाने वाले हैं हम। तो आज का जो सेशन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है आपके लिए, तो सेशन को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों और गायकों में से कौन है जो मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से लोकप्रिय है और 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया। एक तो क्वेश्चन याद रखना कि टाइम्स मैगजीन में इनको कब रखा गया, तो ये आपका 2009 में। कौन है? MS स्वामीनाथन है क्या? नहीं। क्या MS स्वामीनाथन? नहीं। MS विश्वनाथन है? नहीं। AR रहमान है? जी, AR रहमान। पूरा नाम इनका जो होता है आप लोग याद रखिएगा। इनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो मूल नाम इनका बताना। इनका नाम मूल जो था दिलीप कुमार राजगोपाल, इनका मूल नाम होता है, याद रखेंगे। दिलीप कुमार इनका मूल नाम है। 2013 में AR रहमान के नाम पर किस देश की सड़क बनी थी? 2013 में इनके नाम पर सड़क बनी थी। किस देश में बनी थी? वो सड़क बनी थी साथियों कनाडा में। इनके सम्मान में ये बना था आपका। और AR रहमान कभी भी पूछे तो इनका 2009 में इनका 2 ऑस्कर मिले। 2 ऑस्कर इनको मिले। किस गाने के लिए मिले? गाने का नाम बताइए। किस गाने के लिए मिले? तो नाम आपको याद रखना है जुबान पर। जय हो गाना था। किस मूवी का गाना था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे मूवी का नाम। और इनको 2010 में अगले ही साल 2 ग्रैमी मिले। ग्रैमी अवार्ड, जिसको ग्रामोफोन अवार्ड बोलते हैं हम लोग। जो ग्रामोफोन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 1959। किस फील्ड में दिया गया था? ये भी आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और शंकर महादेवन ये बहुत चर्चित रहे थे, इनको ग्रैमी मिला। ग्रैमी 2024 इनको मिला था। और RD वर्मन का क्या नाम है? इनको संगीत से पंचम दा बोला जाता है। पंचम दा के नाम से किनको जाना जाता है? RD वर्मन को जाना जाता है। RD वर्मन को, ठीक है। अब देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो यहाँ पर किस भाषा, किस नृत्य या किस क्लासिकल डांस से है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बताइए। देखिए, क्या पूर्वी भारत में थी? नहीं। पश्चिमी भारत में? नहीं। उत्तरी भारत में? नहीं। जी हाँ, दक्षिणी भारत में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि देवदासी प्रथा इसमें होता क्या है, इसको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। कुंवारी लड़की को मंदिर को समर्पित कर देते थे, कुंवारी लड़की को, और पूरी जिंदगी इनको मंदिर में बिताना पड़ता था नृत्य वगैरह करने में। और इसका जब अंत हुआ था, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देवदासी प्रथा का जब अंत हुआ था, यानी कि जब इसको अवैध घोषित कर दिया गया था 1988 ईस्वी में। 1988 में इसको अवैध घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया गया था कि ये आपका अवैध है। तो ये किस नृत्य से इसका संबंध है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य जो हो जाता है, जो मंदिरों को समर्पित है, ये आपका भरतनाट्यम आपको लेना है। क्या है? भरतनाट्यम है। अब बताइए कि भरतनाट्यम किस स्टेट का है? तो भरतनाट्यम आपका स्टेट जो हो जाता है तमिलनाडु। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी जो देवदासी प्रथा का जो अंतिम देवदासी था, उनका नाम जो था, जो कि आपका देखिए R मुथु कैंडमल, आपका ये कई बार पूछा जाता है। और इससे एक चर्चित नाम आता है, इसी समुदाय से जुड़ी हुई हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, जो साहित्य नाटक जो कि हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचो जरा। देखिए, MS सुब्बुलक्ष्मी, बताइए इनको MS सुब्बुलक्ष्मी को जो आपका साहित्य नाटक अकादमी मिला था, वो कब मिला था? ये साथियों 1956। और इनका UN में प्रदर्शन कब हुआ? UN में जब इन्होंने परफॉर्म किया था वो 10 साल के बाद, यानी कि 1966 में। 1966 में। और इनको पद्म भूषण, मैंने बताया कि यहाँ पर पद्म भूषण इनको 1954 में मिला। कब मिला? लेकिन पद्म विभूषण कब मिला? तो इनको याद रखना है, ये SSC के सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका 1975। और भारत रत्न इनको मिला था 1998 में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका मिला 1974 में। 1974 में कभी भी पूछे कि किस समुदाय से जुड़ी हुई हैं, तो देवदासी समुदाय से जुड़ी हुई हैं। किससे? देवदासी समुदाय से जुड़ी हुई हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि 2020 में 5 लाख से बढ़ा करके डैश किया गया। तो यहाँ पर कितनी कर दिया गया है बताइए जरा। 15 लाख मिलते हैं क्या? 20 लाख मिलते हैं क्या? या 25 लाख? भैया जी मिलते हैं 15 लाख। और यहाँ पर अर्जुन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कुल मिलाकर साथियों ये कितने सालों की परफॉर्मेंस देखी जाती है? ये साथियों
एक साल में यानी कि पिछले 30 सालों में और एक यानी कि 4 वर्ष का परफॉर्मेंस देखा जाता है इसमें। ठीक है, मुझे बताइए कि अब 2024 में कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला है। 2024 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो यहाँ पर 36 लोगों को मिला है, यानी कि 34 तो आपके रेगुलर हो गए और 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर 36 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 36 लोगों को। आप लोग देखिए, अब 34 जो है आपके, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार साथियों किस वर्ष में शुरू हुआ था। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो ये 1961 में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये साथियों? खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? ये आपका 1905 में। ये साथियों कोच को दिए जाते हैं। किसको? कोच को दिया जाता है। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें साथियों, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साथियों अर्जुन अवार्ड आपका 1961 में स्टार्ट हुआ। किसमें? 1961। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? ये किसको? ये प्रशिक्षक यानी कि कोच को दिया जाता है। कोच को दिया जाता है और 1985 में दिया जाता है। आप लोग ये देख लेना, यहाँ पर 85 है, 1985। अब इनको साथियों नियमित यानी कि रेगुलर में कितना दिया जाता है साथियों? 10 लाख रुपए। और जो लाइफ टाइम के लिए, आजीवन के लिए कितना दिया जाता है? तो आजीवन के लिए जो दिया जाता है वो साथियों 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राजीव गांधी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था, जिनको वर्तमान में हम लोग बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? जो 1951 से 1992 से शुरू हुई थे। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2020 में इनको बढ़ाया गया और ये कर दिया गया आपका सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपए, सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपए कर दिए गए। और मैंने आपको बताया जो इनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल था, ये किस वर्ष किया गया था? ये आपका 2021 से। कब किया गया? 2021 से। लेकिन यहाँ पर एक गलती मत कर देना, अगर ध्यानचंद सिर्फ नाम आ जाए, ध्यानचंद पुरस्कार जब आ जाए तो फटाफट बताइए कि यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार कब से शुरू हुए। ये आपके 2002 में, और इसमें पुरस्कार राशि आपकी 10 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 10 लाख रुपए दी जाती है। कितनी है? 10 लाख रुपए ये आपकी दी जाती है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्जुन पुरस्कार आपके हो गए। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इसको आप लोग देख लेना, जो इसका आप लोग फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल में जो आपके 4 आपके नाम दिए गए, यहाँ पर देखिए जब किसी वर्ष में किसी को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जब अगले साल तक नहीं दी जाएंगे तो आपका कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ पर खेल पूछेगा। यहाँ से पूछेगा कि अभय सिंह का संबंध किस खेल से है। जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है उनको खेल और खिलाड़ी का पता होना चाहिए। अक्सर आप लोग देखते हैं कि लिम्बाराम खिलाड़ी किस से रिलेटेड है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इनका ऑरेंजमेंट, जिनको साथियों रिसेंट में पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं, या फिर ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट होते हैं, या फिर इंटरनेशनल किसी भी पार्टिसिपेट में पार्टिसिपल होते हैं, तो एक बार पढ़ें इन सभी को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, और चाहिएगा तो पीडीएफ अगर मैसेज करते हो तो पीडीएफ ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपका देखना है कि ये आपका जो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो आपको मिला, और ये आपका द्रोणाचार्य विजेता पुरस्कार जो है रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। और अगला क्वेश्चन साथियों कि 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ। तो ये साथियों मुंबई में, कलकत्ता में, शिमला में या मुंबई, ये साथियों शिमला में शुरू हुआ था। और ये किसके नाम पर साथियों, ये डूरंड नाम किसके नाम है, जो कि आपका है मोर्टिमर डूरंड के नाम पे। और ये कौन है? ये भारत के विदेश सचिव हैं। ये कौन था? भारत के विदेश सचिव थे, आपको याद रखना है। और इनके नाम पर ये शुरू हुआ। और मुझे बताओ कि जो साथियों पहली बार ये गेम कब खेले गए, तो डूरंड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1888 में खेला गया था। और डूरंड कप का संबंध किस खेल से है ये आपका, तो ये आप लोग याद रखेंगे, फुटबॉल की ये प्रतियोगिता है। किसकी है? फुटबॉल की प्रतियोगिता है, आप लोग याद रखेंगे। और ये साथियों सुब्रतो मुखर्जी कब आप लोग नहीं जो है भूलेंगे। और दूसरा संतोष ट्रॉफी, ये किस वर्ष दिया गया? इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1941 में आपका स्टार्ट हुआ था, 1941 से। और रोवर्स कप कब से शुरू हुआ था आपका? रोवर्स कप आपका लालिगा ट्रॉफी कब से शुरू हुई, ये आप लोग बताइए।
ला लीगा ट्रॉफी कब से शुरू हुई, ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है, फटाफट बताइए मुझे, और किस वर्ष में ये शुरू हुआ था। हॉकी का आप लोग याद रखेंगे, आपको अगर बताऊं तो हॉकी को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बैटन कप है, कब से शुरू हुआ था, 1895 में, 1895 से स्टार्ट हुआ। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी के अन्य कपों की अगर बात करें तो यहाँ पर आगा खां कप किसका है, आगा खां कप बहुत पूछा जाता है। आगा खां कप रंगा स्वामी कप हो गया, आपका रंगा स्वामी कप हो गया, और आपका लेडी रतन टाटा कप हो गया। क्या, लेडी रतन टाटा जो आपकी ट्रॉफी है, कप है, ये आपका साथियों यहाँ पर जो है ये किस कब से स्टार्ट हुई, ये आपकी हॉकी से स्टार्ट हुई। अब क्वेश्चन बनेगा साथियों जैसे कि फुटबॉल से, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सो बताइए कि सोच करके कि पहला फुटबॉल विश्व कप में कब आया, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बताइए यहाँ पर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए बताइए। अब यहाँ पर बताइए हॉकी का विश्व कप किस वर्ष से शुरू हुआ। विश्व कप साथियों 1971 में, और ये आपको याद रखना है। अर्पणा सतीश ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में जीता था। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और ओडिसी। देखिए क्या बोलेंगे, ओडिसी के लिए जीता था। किसने जीता था, बोलोगे फटाफट से यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर। देखिए किसके लिए जीता था, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किसके लिए जीता था, ये आपका साथियों ओडिसी आएगा, या अर्पणा सतीश ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जीता था, बताइए फटाफट आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका पुरस्कार मिला है ये आपका साथियों किसके लिए मिला है, ये आपका कुचिपुड़ी के लिए मिला। अब आप लोग यहाँ पर जटिल प्रश्न इनसे क्या बनते हैं, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर जो साथियों आपका जो कुमकुम मोहंती है और जो पद्मश्री है ये आपका 2005 का, और एक जो है प्रश्न है प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 जो आपका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किस डांस से है, इनका साथियों संबंध किस डांस से है, ये फटाफट बोलोगे भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से। ऐसी कौन सी चीज है आप जो नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं रानी प्राणी मित्र पुरस्कार इनको कब मिला था, ये साथियों इनको 1968 में यानी कि 1968 में इनको मिला था, 1968 में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जटिल सा, निशा गांधी पुरस्कार का संबंध किससे है, ये किस राज्य का है, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो आपका ये किस सरकार द्वारा दिया गया था, ये साथियों केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और पहला किसको मिला था, ये 2013 में प्रथम मिला था, जो कि मिला था मृणालिनी साराभाई को। किसको, मृणालिनी साराभाई। ये किस डांस से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है, ये आपको भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ी हुई है, ये हमको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो रानी कर्ण नायक हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, रानी कर्ण नायक किससे जुड़ी हुई हैं, ये भैया कथक से जुड़ी हुई हैं। किससे, कथक से जुड़ी हुई हैं। उनको ऑर्डर ऑफ क्वींस लाओस गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है, जो कि 1964 में मिला हुआ। लाओस सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिया था 1964 में। एक नाम है अलारमेन वल्ली। क्या है, अलारमेन वल्ली। ये किस डांस के लिए जानी जाती हैं, अलारमेन वल्ली आपकी जानी जाती हैं भरतनाट्यम के लिए भैया। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। इनको कौन सा विदेश पुरस्कार मिला है, इनको मिला है साथियों फ्रांस सरकार का सेवेलियर अवार्ड, जो कि जो है सम्मान मिला जाता है सरकार के द्वारा मिलता है। 2004 में कूची सरकार देती है, जो कि कूची सरकार देती है, तो फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, सॉरी फ्रेंच सरकार, हमको पता होना चाहिए। क्या, फ्रेंच सरकार। अगला क्वेश्चन है साथियों आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है, तो यहाँ पर नूर अहमद है, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, कितने रुपए की यहाँ पर बोली हुई है, तो ये साथियों वैभव सूर्यवंशी 12 साल के, कितने साल के हैं ये भैया जी, 12 साल के हैं, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकी बोली लगी है। और किसने, राजस्थान रॉयल्स ने। किसने, राजस्थान रॉयल्स ने। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है, तो ये साथियों अब तक की जो इंडियन प्रीमियर टीम है आईपीएल के
इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर सबसे महंगे खिलाड़ी वो हैं जो है आपके ऋषभ पंत। कौन है सबसे महंगे खिलाड़ी? आपके ऋषभ पंत हैं। कौन है? क्या बोलेंगे? ऋषभ पंत। आपके कितने की और किस टीम ने खरीदा है? तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ में किस टीम ने? लखनऊ सुपर जॉइंट ने। लखनऊ सुपर जॉइंट ने, LSJ ने। क्या? LSJ यानी कि लखनऊ ने खरीदा। सबसे महंगे खिलाड़ी। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा जो कि श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर रहे हैं, इस किस टीम ने खरीदा इनको 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा। पंजाब किंग्स 11 ने। और तीसरा विदेशी महंगे खिलाड़ी कौन है? ये साथियों सबसे विदेशी और महंगा खिलाड़ी जो कि है ये तो सब भारतीय हो गए, जो कि है ये आपके मिचेल स्टार्क, जो इनको भैया 24.75 यानी कि करोड़ रुपए में कलकत्ता नाइट राइडर्स यानी KKR ने खरीदा। मुझे बताओ कि IPL जो 2025 में होंगे वो किस डेट में शुरू होंगे और कौन से नंबर के IPL होंगे। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि IPL जो अब शुरू होने वाले हैं ये किस डेट से शुरू हुए? ये आपके 21 मार्च से 2025 से स्टार्ट हुई। आपके एग्जाम में छाया रहेंगे क्वेश्चन। और इस बार 18वें IPL होंगे और कितनी टीम खेलेंगी? 10 टीम खेलेंगे और 74 मैच इसमें होंगे। कितने मैच होंगे? 74 मैच होंगे। आप लोग याद रखिएगा। IPL मुझे बताइए कि पहली बार किस वर्ष में हुए थे? फटाफट, गजब सा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए जो अब तक आप लोग सीखे हैं, बताइए। IPL पहला, जो 2 क्वेश्चन है, IPL पहला कब शुरू हुआ था? तो पहला IPL बताइए फटाफट। 2008 में शुरू हुआ था, 2008 में। और दूसरा क्वेश्चन है कि IPL के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है? IPL के संस्थापक कौन है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। IPL के संस्थापक कौन है? ललित मोदी जी हैं। कौन है? इनमें से कौन सा हवाई अड्डा जो कि है कुशल बकुला रिपोचे के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर लेह या श्रीनगर या गुवाहाटी। तो मैं बताऊंगा लेह हवाई अड्डा है, जो कि आपका गोपीनाथ बारदोली जी के नाम से है। किसके नाम से है? जो कि गोपीनाथ बारदोली के नाम से है, जो कि असम के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और यहाँ पर 100वां हवाई अड्डा कहाँ बना था? जो आपका था 100वां एयरपोर्ट जो आपका था, जो आपका पोक्योंग था। क्या? पोक्योंग। किस राज्य में है? ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम में है। और अगर पूछे कोई भी हवाई अड्डा अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे? बताइए। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ पर है? ये साथियों भारत का प्रसिद्ध हवाई अड्डा है। ये साथियों बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। दाबोलिम हवाई अड्डा ये आपका कहाँ पर है? ये साथियों गोवा में। याद रखिएगा, गोवा में। अहिल्याबाई होलकर किस स्टेट में है? अहिल्याबाई होलकर किस स्टेट में है? तो ये साथियों MP में है। कहाँ पर है? MP में। अहिल्याबाई होलकर ये आपका MP में। बागडोगरा बताइए। बागडोगरा बताइए। यहाँ पर सारे लोग आंसर दीजिएगा कि बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। देखिए, और यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरा क्वेश्चन है बागडोगरा हवाई अड्डा वेस्ट बंगाल में है। आपका राइट आंसर वेस्ट बंगाल। ठीक है। और नेक्स्ट आपसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कहाँ पर है हवाई अड्डा? ये साथियों आपका नागपुर में है। क्या बोलेंगे? ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। और भगत सिंह जी जो शहीद भगत सिंह हैं, इनके लिए कहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया था? जो इनके नाम पर एयरपोर्ट जो है ये साथियों आपका है भगत सिंह के नाम पर जो एयरपोर्ट है ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हमारा भगत सिंह के नाम पर है जो चंडीगढ़ में है। और दिल्ली में जो है ये आपका सुभाष चंद्र बोस, नहीं, दिल्ली में जो आपका हवाई अड्डा है, जो सुभाष चंद्र हवाई अड्डा है, ये आपका कोलकाता में है। और दिल्ली में किस नाम से है? इंदिरा गांधी में है। सबसे बेस्ट कौन सा है? ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। और आपका राइट आंसर हो जाता है। सारा का सारा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों आप लोग बताइए क्या होता है। तो दिल्ली में अभी इंडिया गेट का नाम भी बदलने की तैयारी चल रही है। आप लोग उसको भी अपडेट रहना चाहिएगा। पता नहीं है, जैसा कि आप लोग देखिएगा, ये तो बात की बात है, क्या नामकरण करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानमंडल में उच्च सदन को क्या बोला जाता है? तो उच्च सदन को क्या बोला जाता है यहाँ पर आप लोग बताइए। भारत माता द्वार, ये बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
देखिए विधान परिषद यानी कि यहाँ पर विधानमंडल के उच्च सदन, यानी कि हम अगर संसद की बात करें तो संसद में क्या होता है आपका, मुझे बताओ, जो आपका राज्यसभा है और जो लोकसभा है। संसद की अगर बात करें तो अगर राज्यसभा है और ये लोकसभा है, तो यहाँ पर राज्यसभा को बोलते हैं साथियों उच्च सदन। क्या उच्च सदन का मतलब क्या होता है, सारे लोग बताइए। उच्च सदन का मतलब ये होता है जो कभी भी विघटित ना हो। क्या? जो कभी भी विघटित ना होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें 6 जो आपके सदस्य बदलते रहते हैं। इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो सदस्य का कार्यकाल कितना होता है साथियों, सदस्य का कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष। सदन का होगा आपका जो इसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का होगा ना। कभी इसका क्या साथी क्यों बताइए, क्या इसका विघटन होगा राज्यसभा का? यस या नो? ऐसे ही साथी जब हम लोग राज्य में बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि विधान सभा में इसमें भी 2 हाउस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो यहाँ पर विधान परिषद ये इसके जैसा है, ये आपका राज्यसभा जैसा है, तो वहाँ पर आपका विधान परिषद होगा। और जैसे यहाँ पर ये निम्न सदन है, इसको जनता का भी सदन बोलते हैं। क्या? इसको जनता का भी सदन बोलते हैं या फिर लोकप्रिय सदन बोलते हैं। आप लोग लोकप्रिय हाउस बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा। और यहाँ पर निम्न सदन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वो कर सकता है। इसको राज्य सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है हर बार चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब लेजिस्लेटिव असेंबली विधान जो सभा है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य क्या बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एलए के सदस्य कौन बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों के सदस्यों को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? एमपी। दोनों के सदस्यों को एमपी बोलते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बोलो आपको समझ में आए? तो इसका राइट आंसर विधान परिषद हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? सारे लोग बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, या उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होगा उसको क्या बनाया जाता है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या? जो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, वो इनको पद दिलाते हैं शपथ का। ठीक है, मुझे आप बताइए फटाफट का, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको जानना चाहता हूं क्या आंसर आपका होना चाहिए। लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? सारे लोग बताइए, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए जीवी मावलंकर, बहुत अच्छा है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या बताओगे? एम अनंत सेवक आयरकर, ये आपके पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा ये बताओ सबसे तक कौन सा अध्यक्ष रहा है? तो यहाँ पर कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ रहे हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भैया मीरा कुमार है। कौन है? अब तक कितनी महिलाएं हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो अब तक कितनी महिलाएं हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुके हैं? बोलो फटाफट, आपका राइट आंसर क्या होता है? सारे बताइए लोग का राइट आंसर की हैं। दूसरी महिला एक तो आपकी मीरा कुमार हो चुकी, एक कौन है? सुमित्रा विकास, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए मीरा और सुमित्रा आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा अगर मैं बात करूं इनको जो वेतन मिलेगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के सम्मान मिलता है। किसके? वाइस प्रेसिडेंट के सम्मान मिलता है, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? कितनी सैलरी मिलती है आपको? उनको वेतन मिलता है साथियों 5 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। अच्छा पीएम का वेतन बताइए कितना होता है? देखिए पीएम का, प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है 1,66,000। राज्यपाल जो होता है, जो इनका वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन आपका 3.5 लाख रुपए। कितना? 3.5 लाख रुपए। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट का वेतन यानी कि उपराष्ट्रपति का वेतन आपका कितना होता है? उनका वेतन होता है 4 लाख रुपए। कितना होता है? 4 लाख रुपए। अब जब राज्यपाल की बात आएगी तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कितना मिलता है? उनको 2,80,000। लेकिन ये तो कौन है? चीफ जस्टिस हुए। जो बाकी के 33 हुए यानी कि यहाँ पर जो अदर जस्टिस हुए उनको कितना मिलेगा? उनको साथियों 2,50,000 मिलेगा।
और जितना सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस को मिलता है उतना हाई कोर्ट के जस्टिस को मिलता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को जो मिलेगा 2,50,000। अच्छा मुझे बताइए कि जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलेगा तो हाई कोर्ट जो अदर जज है उनको कितना मिलेगा? उनको साथियों 2,25,000 मिलेगा। ये आपका जो राशि है अक्सर पूछी जाती है। हाई कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2.25 लाख रुपए, मुख्य न्यायाधीश 2.5। जितना मुख्य न्यायाधीश के हाई कोर्ट को मिलेगा उतना ही आपका जो सुप्रीम के अन्य न्यायाधीश को मिलेगा, उतना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा। लेकिन इसमें कौन अव्वल होगा? जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी जो है राशि है 2,80,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, बताइए। यहाँ पर मद्रास, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। चलिए इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत आपसे अगर पूछी जाए किस वर्ष में हुई थी तो आप बताइए किस वर्ष में हुई थी। देखिए 1916, यानी कि यहाँ पर सितंबर 1916 में किसने शुरू की थी? यह आपका इंडियन होम रूल जो 1916 में किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। कौन? एनी बेसेंट। ये किस देश की थी? सारे क्वेश्चन आप लोग बताइए। एनी बेसेंट आप लोग बताइए। यहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपका बना था, जो कि आपका जो CHC यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये किसने बनाया था ये आपको बताइए। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज किस वर्ष बनाया था, जिसको बाद में आपको BHU आपका बन गया। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के जो है प्रयासों से, जो कि 1915 में BHU बन गया था। तो ये आपका HCHC 1898 में बना था। ये आपका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 1898 जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर साथियों अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल बना था, आपको याद रखना है, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था। अब इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका किसने बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो आपका क्या आंसर रहेगा? तो ये साथियों आपका इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, जो आपका लाला लाजपत राय, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। देखिए भैया स्वराज्य पाने के लिए, जो कि यहाँ पर जो आपका अमेरिका जो आपका लाल युद्ध के दौरान आपको याद रखना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चला है 1914 से 1918 तक। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना? कौन थे? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र या पुष्पमित्र सुंग या वासुदेव कर्णव? यहाँ पर साथियों यहाँ पर कदम मयूर शर्मन आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये भारत में राज्य करने वाले पहले देसी साम्राज्य थे। कौन? भारत के देसी साम्राज्य थे। आप लोग याद रखेंगे, पहला देसी साम्राज्य था जिसने भारत पर पहला राज्य किया, प्रथम साम्राज्य। यानी कि इसके जो संस्थापक कौन है ये आपका लिखा ही है। किस भारतीय राज्य में आपको फोंगफुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो बताइए। यहाँ पर मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम? तो ये साथियों आपका मिजोरम में मिलेगा। द ब्लू माउंटेन, इसके लिए क्या होता है यहाँ पर? द फोंगफुई या द ब्लू माउंटेन, दोनों। अगर सिर्फ आपसे बोल दे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए, अगर भारत की बात करें यहाँ पर, तो अगर भारत की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर आपको नीलगिरी आपको कहाँ पर मिलता है? ये पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो नीलगिरी को हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन ही बोलते हैं। और ये आपका ब्लू माउंटेन बोला जाता है। द ब्लू माउंटेन अगर बोला जाए तो फोंगपुई, और ब्लू माउंटेन अगर पूछा जाए तो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर आपका मिलता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और नीलगिरी आपका ये कहाँ पर है? ये जो फोंगपुई है ये आपका मिजोरम में। और मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये आपका साथियों कहाँ पर है? अरुणाचल में। मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल में। डालमा पहाड़ियाँ ये आपका कहाँ पर है? ये साथियों आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। मुझे बताइए कोल्ली मिलाई, यानी कि मलाई नाम से जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये आपकी कहाँ पर हैं? ये ज़्यादातर मलाई नाम की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी साथियों तमिलनाडु में, और अन्य भी हो सकती हैं, तमिलनाडु में ज़्यादातर है। सेवराई की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हैं? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये साथियों आपको बताना है सारे लोगों को, ये बिहारी। चीन पहाड़ी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये आपकी महेंद्रगढ़ यानी कि महेंद्रगढ़ में आपको याद रखना है। कहाँ पर है?
ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और यहाँ पर बटेश्वर की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं ये साथियों आपकी बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। बटेश्वर की पहाड़ियाँ आप लोग यहाँ पर देखिए, बटेश्वर राइट आंसर हो जाता है। इतना आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारत में कौन पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है। देखिए सबसे जो पर्वत श्रृंखला है सबसे युवा है, जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय श्रृंखला या सतपुड़ा श्रृंखला। तो यहाँ पर श्रृंखला की वर्तनी आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, पूरी घाट है, हिमालय। देखिए यहाँ पर हिमालय जो श्रृंखला है ये आपकी जो है सबसे युवा श्रृंखला है। यहाँ पर जो शिवाली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। और सबसे पुरानी श्रृंखला की अगर बात की जाए, सबसे पुरानी श्रृंखला से या सबसे प्राचीन जो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे प्राचीन कौन सी है? आपकी अरावली श्रृंखला है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अरावली नाम आपको मुख पर ही रखना है। और सबसे ऊंची चोटी अरावली में कौन सी है? राजस्थान में, बताइए, जो कि आपको बताना है। 1722 मीटर जो आपकी है गुरु शिखर, ये आपकी सबसे ऊंची चोटी होती है। राइट आंसर आपका ये जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर ब्रांड नहीं साथियों, यहां पर वरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होना चाहिए? आपको यहां पर देखना है। देखिए मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, आप लोग बताइए। यहां पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर बताते हैं कि वरिंद के मैदान कहाँ पर हैं। वरिंद के मैदान जैसे अगर साथियों हम बात करें, ये आपका जो ब्रह्मपुत्र का जो गंगा ब्रह्मपुत्र की अगर मैदान की बात करें, ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? डेल्टा। ये साथियों आपका सुंदरबन में डेल्टा बना हुआ है, ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर सुंदरबन का जो डेल्टा जहाँ पर बनने वाला होता है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा, इसके साथ ही हमारा नॉर्थ मिड में अगर बोले तो यहाँ पर उत्तर मैदान में यहाँ पर वरिंद के मैदान है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, जो कि आपको सुंदरबन का डेल्टा आपका हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका उत्तर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपका स्थित है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा आपका जो है, डेल्टा समझते हो किस प्रकार की आकृति होती है, डेल्टा मैथ में कैसे पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? ऐसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूर्व में प्रवाहित होती है? भारत में सारी नदियां जो होती हैं, सारी की सारी जो आपकी नदियां होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, बस कुछ को छोड़ करके। कुछ जो है आपका ताप्ती है, और ताप्ती है, नर्मदा है, ब्राह्मणी होगी क्या, लेकिन ताप्ती, नर्मदा और जो माही है, ये अक्सर कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर की ओर ले जाती हैं, यानी कि ये विपरीत दिशा वाली होती हैं, जो आपकी अरब सागर में गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। अच्छा, 3 तो लिखी हुई हैं, ताप्ती, नर्मदा, माही। उसके अलावा एक नदी आपको और बताना है, सोचो जरा कौन सी हो सकती है। एक नदी आपको साबरमती, आपको नाम नहीं लेना, जो कि आपकी अरब सागर की तरफ ले जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां जो बहने की दिशा है, आप अपने आस पड़ोस में नदियां देखिए जो सारी पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं, या आप नाले देखना, या जो भी आपकी नहर बड़ी आपकी आसपास गांव के हो, सभी आपकी जिधर सूर्य अस्त होता है उधर से स्टार्ट होके जिधर सूर्य निकलता है उधर से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। बहुत बढ़िया। लूनी नदी आपकी ओर होती है, बहुत बढ़िया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी, यानी कि यहाँ पर न्यूनतम यानी कि मिनिमम, यानी कि यहाँ पर किस वर्ष में लागू किया गया था? ये साथियों 1947 या 1948, या आपको 15 मार्च 1948 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहले जो आपका साथियों जो बाउंडेड लेबर होते थे, बाउंडेड लेबर मतलब कि बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। अब बंधुआ मजदूरी को कब खत्म किया गया? बंधुआ मजदूरी आपका जो है, ये आपका जो अधिनियम है, बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए जो उन्मूलन अधिनियम जो आया था, वो आपका 1700 कितने में आया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था। अगर हम नरेगा की बात करें, नरेगा आपका कब आया? नरेगा आपका 2005 में आया, जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो कि भारतीय एक्ट होता है। उसका नाम आपका मनरेगा किस वर्ष किया गया? नरेगा का नाम मनरेगा कैसे किया? महात्मा गांधी के नाम पर, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो कि आपका होता है, ये आपका 2009 में
कितने दिन की लोग रोजगार की गारंटी लेते हैं यहाँ पर, ये आपका मनरेगा में गारंटी आपका कितने दिनों की ले जाती है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई, 11 मई 2000 को या 18 जुलाई 2004 को, ये आपको याद रखना है 11 मई 2000 को हुई थी। अब यहाँ पर अगर जनसंख्या यानी कि नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो होता है आपका, ये इसके अध्यक्ष कौन होगा, ये आपका जो है साथियों पीएम होंगे, ठीक है। अब पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी आपको बताना है। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी आपकी, जनसंख्या वाली क्लास आप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई, जो कि आपकी एनपीपी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीपी, ये आपकी कब आई थी। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1975 में आया। और जनसंख्या दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस है जो पॉपुलेशन डे जो होता है ये साथियों मनाया जाता है 11 जुलाई 1989 को। और ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, ये आपका बनना स्टार्ट हुआ था 1989 में, ये आपको याद रखना। अब 2021 वाली हो चुकी है या नहीं, कोरोना की वजह से शायद अभी नहीं हुई, तो 2011 में एक हुई थी, 2011 में हुई थी। ये आपकी कौन सी योजना थी, मैं कहूँगा आज़ाद भारत की जनगणना थी। आज़ाद भारत की पहली कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में। और उस हिसाब से देखेंगे 2011, यानी कि कुल मिला के कौन सी थी आपको बताना है, जो है बहुत सारे दोस्तों ने बताना है 15वीं। अच्छा मुझे बताइए कि कुछ क्वेश्चन जो है आपका क्या बन सकता है। आज़ादी के समय की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो आंकड़े हैं जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात और आपका हो जाता है साक्षरता लिंगानुपात, बस यही दो हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा। लिंगानुपात और जनसंख्या जिसको आज़ाद भारत से 1951 से आपको लिया गया, उस समय में क्या था, यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत अच्छे। हाइग्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पर साथियों जो हाइग्रोमीटर होता है ये आपका अपेक्षित आर्द्रता के लिए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व कौन नापता है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी अगर बात की जाए, रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात की जाए इसको बोला जाता है आरडी, ये तो आरजी है। यहाँ पर बहुत लोग गलत ऑप्शन दे देते हैं, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर, यानी कि द्रव से याद रखना कि यहाँ पर पाइप है तो यहाँ पर जल आपका द्रव है, ठीक है। तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व तो आपका हाइड्रोमीटर, और अगर आपसे अपेक्षित आर्द्रता पूछी जाए तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर। अगर हीट रेड्यूस जो आपकी पूछी जाए ऊष्मीय विकिरण, यानी कि ये आपको मापा जाता है बोलोमीटर, किसके द्वारा, बोलोमीटर। एक क्वेश्चन आता है जो ऊंचे तापक्रम होते हैं उनको कैसे नापते हैं, जो बहुत ऊंचे टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, वो ऊंचे टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई अगर मापनी हो, हाइट अगर मापनी हो तो ये किससे मापी जाती है, ये साथियों आपको याद रखना है हिप्सोमीटर से मापा जाता है। किससे, हिप्सोमीटर से नापा जाता है। और किसी विलयन में लवणता किससे नापी जाती है, विलयन में लवणता यानी कि यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन होता है ये आपका सेलिनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मुझे बताइए यहाँ पर अगर किसी वस्तु का हमें अपवर्तनांक नापना हो तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं। जो साथियों हमारा अपवर्तनांक होता है ये किससे नापा जाता है, ये अगर अपवर्तनांक जो रिफ्लेक्टोमीटर से नापा जाता है, रिफ्लेक्शन कितना हुआ है, अपवर्तन कितना हुआ, तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्ट नाम से चुना हुआ है रिफ्लेक्टोमीटर से, ठीक है। अब गाड़ी कितनी चल चुकी है, यानी कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है, तो बताइए यहाँ पर किससे नापेंगे, तो यहाँ पर ये आपका किससे नापोगे बताइए, आर्डोमीटर से द्वारा नापी जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा वायु दाब की अगर बात की जाए तो वायु दाब को किससे नापेंगे, ये क्वेश्चन रहा है, तो इसको एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वायु दाब, इसको साथियों किससे नापा जाता है, ये आप लोग बताने की कोशिश करिए। देखिए पास्कल साथियों दाब से नापी जाती है, ये आपसे इंस्ट्रूमेंट यानी कि बैरोमीटर से आपकी नापी जाती है वायु दाब। यहाँ पर आप लोग देखिए मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन है। उससे पहले यहाँ पर आप लोग ये चीज़ याद रखो कि आपका जो रक्त में प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर बाल नाखून की बात बाद में होगी, और रक्त में जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन और दूसरा कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है।
अब बात करते हैं मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत यानी कि क्या बोलोगे साथियों आप लोग? कैरोटीन आपको मिलता है। क्या मिलता है? कैरोटीन मिलता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, नाइस क्लास। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है, जो कि आपको बताना है अल्फा कैरोटीन प्रोटीन किसमें मौजूद होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर आंसर करना है, गजब तरीके से आंसर करना, कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर करना। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था आपका, और इस प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी क्लास? आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक पहुँचा दिया होगा वीडियो को। तो मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।